हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पंजाब मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर के लिए। लेकिन ये वीडियो CSIR नेट के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा न्यूक्लियर और पार्टिकल कंप्लीटली कवर किया गया है। तो चलो, लास्ट क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट के बारे में समझा था और बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक के बारे में समझा था। आज हम उनके क्वेश्चंस करने लगे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is approximately constant. This leads to, जल्दी से बताओ, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ और यू कैन से इट इज कांस्टेंट है ये, तो दिस लीड्स टू सैचुरेशन प्रॉपर्टी, शॉर्ट रेंज, नॉन सेंट्रल नेचर और स्पिन डिपेंडेंसी। इट्स आंसर इज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज अगर वो सैचुरेटेड है तभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट है। मतलब आपके पास कोई एक न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे, और क्या होता है कि ये न्यूक्लियॉन्स अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं अदर न्यूक्लियॉन्स पर, लेकिन ये फोर्स कुछ फर्मी मीटर तक ही एप्लीकेबल होता है एंड दैट डिस्टेंस इज 2 फर्मी मीटर। जनरली वो 1 फर्मी मीटर तक ही लगता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप देख लो तो 2 to 4 फर्मी मीटर के बीच बीच में इतनी फोर्स वो लग रही होती है। सो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सैचुरेटेड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस को बताती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, जल्दी से बताओ मैक्सिमम किसके लिए है। यस, हमने ग्राफ पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ विद न्यूक्लियन कुछ इस तरह से यहाँ पीक होती है और कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है एंड दैट इज फॉर आयरन एंड दैट्स mass number was 56. So iron 56 के लिए ये maximum है। Next question, when the number of nucleons A in a nuclei increases, the binding energy per nucleon, चलो binding energy per nucleon का ग्राफ होता है number of nucleons के साथ, मास नंबर के साथ कुछ इस तरह से, और ऐसा कुछ ग्राफ होता है। मतलब ये ग्राफ सबसे पहले तो ए को इंक्रीज करने पर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू देखो इंक्रीज और ये यहाँ किसी एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है। उसके बाद ए को इंक्रीज करने पर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो इट फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases with the increase in the mass number. So option D. Next, which of the following statements is not true regarding Einstein's mass energy relation? You all know that Einstein's mass energy relation is equals to E is equals to mc square, that energy is converted to mass and mass is converted to energy. So यहाँ से देखते हैं, first option, mass disappears to reappear as energy. Yes, it is obviously the correct answer. Energy disappears to reappear as mass. It is also correct. Next, अच्छा ये क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है, ये ध्यान दे देना। सो ये दोनों ऑप्शंस तो करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, mass and energy are two different forms of same entity. Yes, this is also correct because they are interconvertible into each other. Next is mass and energy can never be related to each other. No. So this is your correct answer. Option D is not true. Next question. The curve of binding energy per nucleon, binding energy per nucleon wala curve as a function of atomic mass number has a sharp peak of helium nucleus. This implies that helium can easily be broken up, is very stable, can be used as a fissionable material, is radioactive. यस जल्दी से बताओ, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, उसके ऊपर हीलियम पर एक पीक है, आपको याद होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो पीक्स होते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिनोट करते थे, और वो पीक्स जो थी वो हीलियम, बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए आई थी, और भी बहुत सारे एटम्स थे, लेकिन इनके लिए पीक्स आई थी, और पीक जो थे वो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बताता था। सो पीक डिनोट्स इट इज वेरी स्टेबल। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस into its constituent particles is called as
एक कोई भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में तोड़ने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. Next, an atomic nucleus consists of n neutrons and p protons. The sum of masses of these neutrons and protons is equals to mass of the nuclei, less than the mass of the nucleus, greater than the mass of the nucleus, equal to mass of the nucleus. आपको याद है हमने एक वर्ड पढ़ा था मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट का मतलब ही यही होता था कि जो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास होता है दैट इज ग्रेटर दैन द मास ऑफ द न्यूक्लियस. याद है ना आपको? सो इन दोनों में ऑब्वियसली इनके मासेस में कुछ डिफरेंस आता है जब आप इस पूरे न्यूक्लियाई को वे करते हो या आप इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इकट्ठा रख के, मतलब ऐसे अलग अलग रख के, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, तो इनको वे करते हो, इनके मासेस में डिफरेंस आता है. ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उनका मास ग्रेटर होता है दैन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि जब ये दोनों न्यूक्लियस बनाते हैं मिलकर तो कुछ मास, इसका कुछ मास इज गॉन एज बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, so its answer is option C. Next, the graph between binding energy per nucleon and mass number shows a cyclic reoccurrence of peaks at a mass interval of. सबसे पहले तो देखते हैं कि पीक है कहाँ कहाँ पर. हीलियम पर, बेरिलियम पर, कार्बन पर एंड ऑक्सीजन पर एंड सो ऑन. ही, बी, को. तो यहां से आप याद रख सकते हो हीलियम का मास नंबर का इंटरवल पूछा है. हीलियम का मास नंबर होता है 4, बेरिलियम का मास नंबर इज 8, कार्बन का मास नंबर इज 12 एंड ऑक्सीजन का मास नंबर इज 16. सो इनमें कितने का इंटरवल आ रहा है मास नंबर में? दैट इज ऑफ 4. सो इट्स आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्स हैं. ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर हैव साइक्लिक पीक्स एट मास नंबर एट द इंटरवल ऑफ. ये क्वेश्चंस अभी हमने किया. इट्स आंसर इज 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली. अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? जल्दी बताओ. अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल and obviously इसका mass is 4 and this is 2. now इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पूछी, बट हमने याद किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम इज इक्वल्स टू 7.1 MeV. अगर ये 7.1 है लेकिन हमें बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 7.1 मल्टीप्लाइड बाय A MeV. सो A की वैल्यू पुट करो. A मीन्स द मास नंबर की वैल्यू आएगी इसके लिए 4 बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम MeV. सो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 28.1 MeV करके कुछ आंसर आएगा. सो यहाँ से आप अंदाजा देख लो, इट इज 28.3 अप्रोक्सीमेटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियम वॉज आइसोलेटेड बाय पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, बेक्वेरेल, रदरफोर्ड, जूलियट एंड थॉमसन. सो इट्स आंसर इज ऑब्वियसली क्यूरी. क्यूरी ने ही रेडियम के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था. आपको याद होगा जब हमने इसकी यूनिट्स पढ़ी थी, बेक्वेरेल, रदरफोर्ड और क्यूरी, तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिविटी को, रेडियम को डिस्कवर किया था, आइसोलेट. हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. जल्दी से बताओ. हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन. हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा. ऐसा ही होता है, वे लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट. सो हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड. आंसर क्या आएगा? चलो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं पहले तो. हाफ लाइफ ओनली डिपेंड्स ऑन डीके कांस्टेंट. कांस्टेंट पे डिपेंड करती है ये, डीके कांस्टेंट पे. ये कोई भी एक्सटर्नल कंडीशंस पर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करती. तो बेसिकली तो इसका इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है और इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज. यस, इसका आंसर ये आना चाहिए, नन ऑफ दीज. बट फिर भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर मोस्ट कंसेप्चुअली करना हो तो इसका आंसर जनरली ये लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट. कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है
उस पर हाफ लाइफ डिपेंड करेगी कि टोटल ओवरऑल कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वो उस पर डिपेंड करेगी। बट कंसेप्चुअली तो ये रॉन्ग है, बट क्लोजेस्ट आंसर टेम्परेचर, प्रेशर और डिसइंटीग्रेटेड तो नहीं हो सकता, सो इट्स का क्लोजेस्ट आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A curie is a standard unit of radioactivity. We all know that its value is, याद है आपको क्यूरी की वैल्यू थी 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड्स और इट वाज इक्वल्स टू becquerel. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Curie is a measure of temperature, radioactivity, electric field, none of these. Yes, radioactivity. Next, the decay constant of end product of radioactive series is, क्या होगा डीके कांस्टेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। अगर एंड प्रोडक्ट है मतलब वो स्टेबल है, अगर अब वो स्टेबल है तो उसका डीके कांस्टेंट की डीके करना कितना डीके होगा, अब वो डीके नहीं होगा, सो एंड प्रोडक्ट और डीके अब नहीं करेगा, सो डीके कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 0, डीके नहीं होगा। अगर डीके कांस्टेंट ज्यादा होता है तो वो डीके फास्ट करता है, याद आ रहा है आपको। अगर डीके कांस्टेंट कम होता है तो वो डीके स्लो करता है, ऐसे ही अगर डीके कांस्टेंट 0 है इट मींस वो डीके कर ही नहीं रहा है। सो इसका डीके कांस्टेंट इज 0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोएक्टिविटी इज अ फिनोमिना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स से तो कोई लेना देना नहीं है, रेडियोएक्टिविटी इज प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, फिशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो है वो टूट जाता है, फिशन हो जाती है। फिशन का मतलब होता है इंड्यूस्ड डिके, टूटना, तोड़ना। सो न्यूक्लियाई को तोड़ना लेकिन इंड्यूस करके, बाहर से एक्सटर्नली कुछ फैक्टर्स इंड्यूस करके उसको तोड़ने को बोलते हैं फिशन। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में कोई इंड्यूस्ड प्रोसेस नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, खुद से होता है। एंड इन दैट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियाई से दूसरे किसी न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियोएक्टिव फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद spontaneous disintegration of the nuclei, fission of the nuclei, neutron disintegration, proton disintegration। देखो न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी का मतलब है ये खुद से ही स्पॉन्टेनियसली अपनी तरफ से ही टूट जाए और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अकेला न्यूट्रॉन नहीं टूटता, अकेला प्रोटॉन नहीं टूटता, तो न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन, प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन अलग अलग से तो ऐसे आंसर नहीं आएंगे। फिशन भी नहीं होती। फिशन का मतलब होता है कोई भी एक न्यूक्लियाई है उसमें इंड्यूस की जाती है, उसको तोड़ने के लिए बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रोसीजर्स और फैक्टर्स लगाए जाते हैं, जानबूझ के इसको तोड़ा जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है खुद से टूटना किसी भी न्यूक्लियाई का, spontaneously disintegrate हो जाना, टूट जाना। So its answer is option A. Next is during branching in radioactive series, daughter products are same, sometimes different. Granddaughter products are same, granddaughter products are missing. Radioactive series में जो branching होती जा रही है और आगे के आगे आपके पास एक stable product बनता है, daughter products are always same, sometimes different. Granddaughter products are same, granddaughter products are missing. देखो granddaughter means that product जो लास्ट में जाके स्टेबल बन रहा है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट। तो देखो ब्रांचिंग करने में हमने सीरीज पढ़ी थी, रेडियो एक्टिविटी सीरीज AUNT, जैसे कि 4n सीरीज या फिर 4n+1 था इसका मास नंबर, इसके लिए मास नंबर 4n+2 और इसके लिए 4n+3। इस तरह से हमने सीरीज पढ़ी थी और हमने देखा था इनका जनरली एंड प्रोडक्ट जो है वो लेड ही आ रहा था। लेड आने का मतलब ये है कि आप अगर इस पर्टिकुलरली एक सीरीज को रेडियो एक्टिविटी हो रही है और ये लेड में बन रही है, सो इनके ग्रैंड डॉटर प्रोडक्ट्स हमेशा सेम बन रहे हैं, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज, वी ऑल नो दैट अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2 पॉजिटिव, दिस न्यूक्लियाई जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं, सो इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस। Next is the reciprocal of decay constant of a radioactive substance is known as reciprocal of decay constant. इसका रेसिप्रोकल करो तो आपके पास यू गेट एवरेज और मीन टाइम, देन दिस इज
the answer, option number B. Next, by 1 Rutherford, we mean 10 to the power 6 disintegrations per second. We all know that, or 10 to the power 6 becquerel. Next is half-life of a radioactive material is 1 year. Given है that T half की value आपके पास है 1 year. We have 1 kg of the above material to start with after 1 year. The amount of material left would be. देखो इसके हाफ लाइफ की आपको वैल्यू पता है, मतलब टी हाफ का अगर हम फॉर्मूला लगाएं देन दिस इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, एंड यहाँ से अगर ईयर में ही इसको रखते हैं हम, इफ दिस हाफ लाइफ इज 1 देन दिस इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा दूसरी साइड चला जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693, डीके कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू आ चुकी है. So we have 1 kg of the above material to start with. After 1 year, यहाँ पे कॉमा नहीं है, the amount of material left would be. तो 1 kg से आपने स्टार्ट किया, 1 साल के बाद आपके पास कितना मटेरियल बचेगा? ऑब्वियसली इसका हाफ लाइफ टाइम ही 1 ईयर है, मतलब आधा प्रोडक्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और आधा प्रोडक्ट बचेगा. सो 1 का आधा इज हाफ kg, 0.5 kg is the answer. Next is for secular equilibrium between two radioactive nuclides with half-life periods as T1 and T2 is. सेकुलर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, देखो मैं पूरा अच्छे से आपको बताती हूँ. रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम दो तरह से अचीव किया जा सकता है, मतलब वैल्यू स्टेबल प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम की. एक को बोलते हैं सेकुलर और दूसरे इक्विलिब्रियम का नाम होता है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम सेकुलर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. देखो जब पेरेंट डिके होकर डॉटर न्यूक्लियाई बनता है तो कुछ टाइम के बाद उनकी एक्टिविटीज में जो रिलेशन बन जाता है उसको ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्या होता है कि पेरेंट बहुत स्लोली डिके करता है, देखो कुछ इस तरह से, ये टाइम है और यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है डिके की. तो पेरेंट जो है वो बहुत स्लो एक्टिविटी ये पेरेंट की है. लेकिन यही जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, डिके प्रोडक्ट बनता है डॉटर न्यूक्लियाई, वो कुछ इस तरह से बनता है, वो बहुत फास्ट एक्टिविटी उसकी होती है और कुछ टाइम के बाद ये दोनों बिल्कुल सेम एक्टिविटी पे रीच कर जाते हैं. सो दिस इज द केस फॉर सेक्युलर इक्विलिब्रियम. इसमें होता क्या है, जो पेरेंट होता है उस हाफ लाइफ टाइम, दिस इज हाफ लाइफ टाइम, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डॉटर न्यूक्लियाई. लेकिन एक्टिविटी यहाँ पे इस केस में जब सेक्युलर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो एक्टिविटी पेरेंट और डॉटर की जनरली इक्वल होती है दोनों की. सो इस तरह से इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम. इसमें डॉटर जो है वो क्विकली इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है. सो नेक्स्ट देखो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो पेरेंट है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर्ड टू द डॉटर. मतलब अगर आप पेरेंट का ग्राफ देखते हो एक्टिविटी में और टाइम में, तो पेरेंट की जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से है, ऑब्वियसली ये डिके हो रहा है तो कुछ इस तरह से है इसकी एक्टिविटी. ऐसे ही पिंक ग्राफ जो डॉटर बन रहा है उसकी कुछ एक्टिविटी इस तरह से है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बाद में वो डिके करना इस तरह से टाइम के साथ साथ एक्टिविटी कम हो जाती है. सो जो डॉटर है वो कम स्टेबल है, देखो जिस ये नीचे है ये ज्यादा स्टेबल है पेरेंट. दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम. अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में पेरेंट जो होता है उसका टाइम इज थोड़ा सा बड़ा होता है बट बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं होता हाफ लाइफ टाइम. ऐसे ही एक्टिविटी जो होती है वो डॉटर की ज्यादा होती है दैन पेरेंट. देखो डॉटर की एक्टिविटी ऊपर ऊपर है ना, बाद में दोनों पैरेलल हो जाते हैं, डिक्रीज करते हैं. सो दिस इक्विलिब्रियम इज टेम्परेरी इक्विलिब्रियम. अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं. For secular equilibrium between two radioactive nuclides with half-life periods as T1 and T2, secular equilibrium के लिए T1 half-life is very greater than T2, so option D is the correct answer. Next question for transient equilibrium. Next question transient equilibrium का आ गया, आप खुद से solve करो. Between two radioactive nuclides, the condition obeyed that lambda 1 and lambda 2 are the disintegration constants
इज, जल्दी से कंडीशन सॉल्व करके बताओ फटाफट। अगर आपके पास T1 इज ग्रेटर दैन T2 है फॉर ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, वी ऑल नो, सो यहाँ से क्या होगा, दीज आर दी हाफ लाइव्स, सो हाफ लाइव्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो यहाँ पर 0.693 अपॉन लैम्डा 1 फर्स्ट के लिए, दिस इज ग्रेटर दैन 0.693 अपॉन लैम्डा 2। अब 0.693 ऑब्वियसली कैंसल आउट हो जाएंगे और ये रेसिप्रोकल्स करोगे आप तो साइन चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट लैम्डा 1 इज लेस दैन लैम्डा 2। फर्स्ट इज फॉर पेरेंट एंड सेकंड इज फॉर डॉटर। देख लो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पढ़ा था, पेरेंट का ग्रेटर होता है देन डॉटर। सो यहाँ पर आ गया लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 4n+2 सीरीज इज AuNt। आपको मैंने बोला था उसके पेरेंट्स और एंड प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। सो यूरेनियम के लिए जो पेरेंट होता था वो यूरेनियम ही था, लेकिन इसका एंड प्रोडक्ट था लेड 206। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 207 जो है वो एक्टीनियम के लिए था एंड प्रोडक्ट, एंड 208 जो था वो थोरियम के लिए था, TH, दिस इज फॉर थोरियम, एंड 209 लेड किसी के लिए भी नहीं है। एंड नेपच्यूनियम के लिए हमने देखा था बिस्मथ वॉज द एंड प्रोडक्ट, एंड नेपच्यूनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिविटी हो रही है जो लैब में परफॉर्म की जाती है सिर्फ, बाकी सब तो नेचुरल स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट, द डिके कांस्टेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रेडियोएक्टिव सीरीज इज, डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव सीरीज। रेडियोएक्टिविटी सीरीज का एंड प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली स्टेबल, अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो डिके नहीं होगी, डिके नहीं तो उसका डिके कांस्टेंट भी 0 होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रांचिंग इन रेडियोएक्टिव सीरीज में ये जो ब्रांचिंग बनती जा रही है, डॉटेड प्रोडक्ट्स आर सेम समटाइम्स डिफरेंट, तो ये हमने करा ही है अभी, ग्रैंड डॉटर प्रोडक्ट्स आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, आइसोटोप नो, आइसोटोन नो, इट्स आंसर इज आइसोमर। इसका मतलब ही होता है एक्साइटेड फॉर्म में जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है दैट इज आइसोमर। नेक्स्ट, थर्मल न्यूट्रॉन्स आर, देखो थर्मल न्यूट्रॉन्स वो वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं, थर्मल वर्ड मींस इनका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ, रूम टेम्परेचर के साथ। वो न्यूट्रॉन्स जो रूम टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कंटेन करते हैं उनका खुद का जो टेम्परेचर है न्यूट्रॉन्स का दैट इज इक्वल्स टू रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे उनके पास जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, स्लो है, लो एनर्जी है। अगर लो एनर्जी है और इतनी लो कि वो बहुत ही स्लो न्यूट्रॉन्स है, उनके पास एक्सट्रीमली लो एनर्जी है। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो दिस वाज इट। नेक्स्ट अब हम न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये सब PYQs थे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।